बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी के दफ्तर में साइलीन को रिलीफ देने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलीन ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी को दरखास्तें पेश की। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने साइलीन की दरखास्तों पर मौका पर ही अहकामात जारी किए और महकमे में तमाम अफसरान को साइलिन की दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत की। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि साइलिन को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर का कहना है कि शादरा में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए नया रावी का पुल तामीर किया जाए। अंजुमन ताजरान जीटी रोड शादरा के सदर अब्दुल रऊफ नियाजी का कहना है कि फ्लाई ओवर की आड़ में ताजिर बरादरी को नुकसान पहुंचाने की बजाय सर्विस रोड को खत्म कर दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सरपरस्त आला ताजिर बरादरी शादरा इश्तियाक अहमद की जानिब से मुनक्किदा ईद मिलन पार्टी में किया। मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अंजुमन ताजरान जीटी रोड शादरा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर मियां खलीलुर रहमान अबीर और शादरा ताजिर बोर्ड के ओहदेदारान के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी मेजबानी इश्तियाक अहमद सरपरस्त आला ने की। ईद मिलन पार्टी में अंजुमन ताजरान शरकपुर रोड के सदर मियां महमूद, मियां आबिद अशरफ सदर लाजपत रोड, डॉक्टर मोहम्मद अमीन सदर गल्ला मंडी, मियां मोहम्मद आरिफ सदर शेखपुरा रोड, अब्दुल रऊफ भट्टी सदर, जावेद डार जनरल सेक्रेटरी दौलत खान रोड और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर का कहना था कि शादरा में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए नया रावी का पुल तामीर किया जाए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जीटी रोड शादरा के पैटर्न चीफ हैं इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने आज शादरा ताजर बोर्ड की पूरी क़यादत को उनके एजाज़ में, यहाँ शादरा के हमायदीन और ताजर कायदीन जो हैं उनके एजाज़ में ये ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया है। और यकीनन हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि दस्तरखान की बहुत बरक़ात होती हैं और इन्होंने वो तमाम रहमतें और वो बरक़ात जो हैं वो आज समेटी हैं। हम इनके लिए दुआगो हैं कि इनके दस्तरखान में अल्लाह ताला और बरकत डाले और ये इस तरह के दस्तरखान हमेशा सजाते रहें। और यहाँ पे हमारे ताजर कम्युनिटी के जो कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, आज बहुत ही खुशगवार माहौल में मुलाकात इनसे हुई है और शादरा के ताजर बरादरी के मसाइल पे भी गुफ्तगू हुई है, मुल्क की सतह पे भी तबादला ख्याल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग हमारी मुल्क की जो मईशत का जो बुरा हाल है उसके लिए सारे दुआगो हैं। सब ताजर बरादरी जो है वो इस चीज़ पे बड़ा एहसास रखती है, बड़ी सेंसिटिव है और बड़ी फ़िक्रमंद है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। ये सारे दुआगो हैं। इससे पहले हमारे शादरा ताजर बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नर साहब से मुलाकात की थी। हमारे डेलीगेशन ने अब्दुल रऊफ नियाजी की क़यादत में हमारे ये ताजर साथी वहाँ पे गए थे और उनको दरख्वास्त की थी कि ये जो फ्लाई ओवर तामीर हो रहा है इसे अपना दोबारा इसका जायज़ा लिया जाए और इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शादरा के और ताजर बरादरी के उनको दूर किया जाए। तो उन्होंने कमिश्नर साहब की ड्यूटी लगाई और उनसे इनकी दोबारा मुलाकात और फिर उसके बाद उसको रिव्यू भी अपना किया गया। और उसमें जो चीज़ ताजरों का जो दरीना तौर पर मुतालबा सामने आया था वो ये था कि जब तक रावी का नया ब्रिज नहीं बनेगा, और मेरा ख्याल आपके चैनल पे भी मैंने भी अपने इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि जब तक नया ब्रिज नहीं बनेगा तो ये फ्लाई ओवर 1 से 2 भी बना देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन्होंने ये जाना कि ये वाकई ताजरों और अवामुन नास की शादरा की ये पहली ज़रूरत है और इसको मद्देनज़र रखते ही उन्होंने फिर वो ब्रिज को उसकी मंजूरी दी। और उसके साथ ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
انہوں نے بھی یہ جو ایک درینہ مسئلہ ہے پھاٹک والا اور برکت ٹاؤن والا، انہوں نے بھی وہ برج منظور کیا اور وہ سارا جناب آگے چل کے پھر 2 رویا 4 رویا لینیں بھی ساتھ بن گئیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اگر اس طرح جو ہمیں پتہ چلا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا، دین اہل شادرہ جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں گے. اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انجمن تاجران جی ٹی روڈ شادرہ کے صدر عبدالرؤف نیازی کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کو نقصان پہنچانے کی بجائے سروس روڈ کو ختم کر دیا جائے. شہر لاہور میں کئی علاقوں میں سروس روڈ کو ختم کر کے تاجروں کی دکانوں کو بچایا گیا ہے اور یہی فارمولہ شادرہ میں بھی اپنایا جائے. کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر موقع دیا. آپ کے چینل کے توسط سے میں اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جیسے فیروز پور روڈ کے اوپر اور کچہری لاہور سے لے کے نیازی چوک تک دونوں اطراف پر سروس روڈ نہیں ہے اور لوگوں کی پراپرٹیز اور دکانوں کو، لوگوں کے کاروباروں کو بچایا گیا، اسی طرز پر شادرہ میں بھی یہ فارمولہ اپنایا جائے اور یہاں پر سروس روڈ نہ دے کر ہمارے تاجروں کی دکانیں، کاروبار اور لوگوں کے گھروں کو بچایا جا سکتا ہے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ شادرہ چوک کے اندر ایک قدیمی مسجد ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ رہی ہے، اس کو بھی بالکل جو ہے نا وہ صفایا کیا جا رہا ہے سرے سے اس کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر یہ جو ترقیاتی کاروبار، اپنا ترقیاتی جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اس کی افادیت شادرہ کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہو، تو اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ اپنایا جائے جیسے میٹرو کو بھی فیروز پور روڈ پر ایک پلر کے اوپر، پل کے اوپر سے گزارا گیا، اسی طرح اگر یہاں سے جی ٹی روڈ سے بھی اسی طرح پل کے اوپر اس میٹرو کو آگے لے جائیں تو ہماری جو ہے نا وہ دکانیں بچ سکتی ہیں، کاروبار بچ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے یہاں پہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے خاندان اس سے وابستہ ہیں، ان کا تمام نظام سارا یہاں سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شادرہ جو ہے اس ٹائم مین ہب بن چکا ہے تجارت کے حوالے سے. شادرہ کے نزدیک جتنے بھی شہر ہیں چھوٹے بڑے یا گاؤں ہیں، وہ سارے یہاں سے جو ہے نا ہول سیل اور ریٹیل پرچیز کرتے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ تاجروں کو ساتھ بٹھائیں اور ان کی جو ہے تحفظات سن کر اس کے مطابق فیصلہ کریں. شادرہ گیٹ وے ہے پاکستان کا، لاہور کا بھی گیٹ وے ہے. شادرہ میں جو بندہ انٹر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی پوری زندگی میں ادھر سے نہ گزروں. اس وجہ سے کہ جو میاں خلیل عبیر صاحب نے کہا ہے کہ راوی کا پل اگر ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے تو ہمیں فائدہ ہے، ورنہ یہ فلائی اوور کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. یہ فلائی اوور ہمارے ایک خواب تھا جو ہم نے 40-50 سال پہلے دیکھا تھا، تو آج پورا ہو رہا ہے. تو یہ خواب ہمیں ڈرونا خواب دکھائی دے رہا ہے کہ تاجروں کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے اور جو صحیح طریقے سے اس کو پروجیکٹ کو انہوں نے لانچ بھی نہیں کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ شادرہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ جو ادھر کے تاجر رہنما ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے مشورہ کر کے اس کو دوبارہ اس میں اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو کی جائے. کیونکہ شادرہ لاہور کا ابھی یہ دوسرا لاہور ہے، یعنی کہ یہ شادرہ ابھی ایک ضلع ہے. جو ہم سوچتے ہیں نا شادرہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، نہیں، شادرہ بھی ضلع ہے. کیونکہ جیسے رؤف نیازی صاحب نے کہا ہے کہ شادرہ کے ساتھ شیخ پورہ اٹیچ ہے. شیخ پورہ کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، امرید کی ہو گیا، نارنگ منڈی ہو گیا، یہ فروز والا ہو گیا، یہ سارے شادرہ سے آ کے کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. تو شادرہ ایک ضلع کی طرح ہے. ہمیں شادرہ کو لاہور کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، ستیلی ماں کی طرح. اگر یہ پروجیکٹ بنایا بھی جا رہا ہے تو یہ اس طرح جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑی. لہذا ساری آواز سن کے ساڈے واسطے ان واسطے اچھی راہ کڈی جائے کہ جڑی عوام اتوں دی ہے وہ تانوں دعاواں دے. اس موقع پر انجمن تاجران شرکپور روڈ کے صدر میاں محمود نے بھی اظہار خیال کیا، جبکہ سرپرست اعلیٰ شادرہ تاجر برادری اشتیاق احمد نے عید ملن پارٹی میں شرکت پر معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. جی شکریہ صاحب، مہمانوں کا شکریہ.
जो भी तशरीफ लाए हैं सबका शुक्रिया जी। जी आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है और सब मेहमानों का शुक्रिया कि सब ने आके इधर मुझे इज्जत अफजाई की है। ईद मिलन पार्टी में मुजाहिद नज़ीर आवान, डॉक्टर MM जकरिया, मोहम्मद इरशाद रांझा, आसिफ महमूद डार, इमरान नईम सिद्दीकी, चौधरी जाहिद, नज़ाकत अली, मोहम्मद रिजवान, मोहसिन इश्तियाक, अली इश्तियाक और साहबजादा मोहम्मद सुलेमान खान ने भी शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन में थाना कादराबाद के इलाके में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 36 तोले तराई जेवरात, लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। डाकू घर में 1 घंटे तक वारदात में मसरूफ रहे। ब्यूरो चीफ राना हमजा नियाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन थाना कादराबाद के इलाके में हाजी नजर मोहम्मद सराफ के घर में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकू घर की अकबी दीवार से दाखिल हुए और अहले खाना को असलहे की नोक पर एक कमरे में बंद कर दिया। डाकू घर में मौजूद 36 तोले तलाई जेवरात, 6 लाख रुपए नकद और होंडा 125 मोटरसाइकिल समेत दीगर कीमती सामान समेट कर फरार हो गए। डाकुओं ने असले के जोर पर अहले खाना को 1 घंटे से जायद यरगमाल बनाए रखा और जाते हुए CCTV कैमरे का DVR भी उतार कर ले गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में PP 135 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा को थाना नारंग मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुताबिक पुलिस थाना नारंग मंडी के SHO ने विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन की ईमा पर झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। तफसीलात शेख इम्तियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। फिरोजवाला में PP 135 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा को थाना नारंग मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा के मुताबिक पुलिस ने बहाने से बुलाकर मुबैना रिश्वत देने के इल्जाम में झूठा मुकदमा दर्ज किया है। PP रहनुमा ने कहा कि मुकदमा विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन की ईमा पर दर्ज किया गया है। मैं हल्का 135 PP का उम्मीदवार हूँ, पीपल्स पार्टी का। मेरे ऊपर राना तनवीर साहब ने झूठा मुकदमा कराया है। SHO साहब से मिलकर SHO साहब ने मुझे बुलाकर कहने लगा कि थाने आओ। मैं थाने गया हूँ तो उधर जाके उन्होंने कहा कि तुम मुझको रिश्वत दे रहे हो, तो उसने मेरे ऊपर पर्चा करा दिया और मुझे कहने लगे कि ऊपर से मैसेज आके उधर से करवाओगे तो फिर छोड़ूंगा। तो मैंने उसको कहा कि हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उसको कैसे कहें, हम नहीं उसको कह सकते। तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया हवालात में और झूठा मुकदमा है। बिल्कुल कोई ऐसी गल, ये खौफजदा है हमारे, हम इसको जानते हैं, शुरू से जानते हैं। ये हथकंडों से ये इलेक्शन जीतता है, इसको अब जीतने नहीं देंगे। ऐसे अवाम की भरपूर मदद से इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और इसको जवाब देंगे कि इलेक्शन जो है वो अवाम से जीता जाता है, पुलिस की अमदाद से नहीं जीता जाता। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा को कचहरी फिरोजवाला की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि जिला शेखुपुरा के पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उस्मान निसार पुन्नू ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत की है। इस सिलसिले में PP 135 में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज भी किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक का कहना है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए और अवाम को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला भर के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग में किया। कासिम जावेद खान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक की सरबराही में जिला भर के पुलिस अफसरान की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, SDPOs, SHOs और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जराइम की शरह और पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया।
DPO ने SHOs को मुद्दईयान से कोऑर्डिनेशन करके मुकदमात को यकसू करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कत्ल के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं, जबकि अगवा के मुकदमात में मग़वी की बरामदगी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली से खुसूसी इक़दामात उठाए जाएं। DPO ने कहा कि इश्तिहारी मुजरिमान, मंशियात डीलरों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक का कहना था कि पुलिस अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाए और आवाम को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना उनका अज़्म है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट लोरालाई और नवी कली पठानकोट के बासियों का DC ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मुकर्ररीन ने बारिशों से मुतासर अफराद की दाद रसी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मकानात गिरने की वजह से जाम बहक अफराद के वरसा को मुआवजा दिया जाए और मकानात की तामीर के लिए भी माली इमदाद फराहम की जाए। बाद अज़ां मुजाहिरीन ने धरना भी दिया। DC लोरालाई ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, जिस पर धरना खत्म कर दिया गया। संगदिल भाई ने बाप के दुनिया से चले जाने के बाद जायदाद पर कब्जा कर लिया। 13 सालों से अदालत के चक्कर लगा रही हूँ। शादरा की रिहायशी आपा राहत अफजा की दुआई चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील कर दी। मेरा नाम राहत अफजा है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे वाले साहब 1998 को दुनिया से चले गए। इसके बाद भाई ने दुकानों पे कब्जा किया हुआ। उकाड़े में एक कमर्शियल एरिया है। मैंने 13 साल पहले ये दरख्वास्त दी थी कि मुझे विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। इसके बाद मेरे हक में फैसला भी हो गया, लेकिन इसके बाद भाई ने अपील कर दी और वो केस वहीं का वहीं पड़ा हुआ। मैं थक गई हूँ, उकाड़ा जा के कोई फैसला नहीं हो रहा। मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुझे मेरा हक दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा का कहना है कि किसी को भी सियासी उमूर में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, जिसकी वजह से दिल आज भी रंजीदा हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ऐवानों में हो तो उसके यकीनन नुकसानात होते हैं। वो बहुत देर पा फ़ायदे नहीं होते, वो देर पा फैसले नहीं होते, इसलिए कि अदालतें बुनियादी तौर पे, असूली तौर पे कानून की पाबंद हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। सियासी अमल में हमने चलना तो कानून पे ही होता है, लेकिन आप रास्ते पैदा करते हैं। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती है। आपने मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमातों को जब इकट्ठा करना है तो सबके ख्यालात को समो के अगर आप में ये हिम्मत और हौसला हो तो तभी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, तभी आप 18वीं तरमीम कर सकते हैं, तभी आप NFC कर सकते हैं, तभी आप इत्तेफाक राय से कानून साजी कर सकते हैं। ये अदालती फैसलों के ज़रिए मुमकिन नहीं है कि इस पर कंसेंसस हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए। यही हम अदालत से गुजारिश करते रहे और जिस तरह बेंच बनते और टूटते रहे और बेंचेस का फिर अल्टीमेटली वो मामला अदालत से निकल के पार्लिमान तक पहुंचा, क्योंकि जब अदालत ने सरकारी मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी को उनकी गर्दनों के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने बहरहाल सियासी क़यादत के पास आना था। वो सियासी क़यादत के पास आए क्योंकि उनके पास अपना इख्तियार तो नहीं होता। सियासी क़यादत ने यकीनन इज्तिमाई दानिश के तहत चलना है, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद हुकूमत तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है। वो खुद हुकूमत नहीं है तो फिर कलेक्टिव विजडम पर सारी कैबिनेट ने बैठ के फैसले करने हैं। कलेक्टिव विजडम कैबिनेट का फैसला ये था कि ये मामला क्योंकि ऐसा है, इसकी अहमियत ऐसी है कि सिर्फ हुकूमत यानी कैबिनेट बैठ के फैसले ना करे, बल्कि इसको पार्लिमान से इसकी राय ली जाए, जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं और जो असल ताकत का ऐवान है, जहाँ से पार्लिमान से हुकूमत भी पैदा होती है, वहीं से अदालत पैदा होती है, वहीं से दीगर इदारे पैदा होते हैं, वहीं से कानून बनते हैं, वहीं से आइन तो उनके पास जाया जाए। उस पर पार्लिमान ने भी अपनी एक राय दे दी और अब
जो एक तसल बनी हुई है, उसके बाद अब हम तो कह रहे थे कि ये साजिश है, हम तो कह रहे थे कि खान साहब को लाने की भी एक साजिश है, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि फैसिलिटेटर ने क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब दो बातें आज मैं मुख्तसरन आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लीक्स आई हैं, ये तो शायद कोई 1% या इससे भी कम गुफ्तगू होगी जो ज़िम्मेदारान ने आपस में की है, वरना और चंद सेगमेंट्स हैं गुफ्तगू के जो सामने आए हैं, वरना क्या क्या गुफ्तगू हो रही होगी जो आमने सामने होती है, दीगर जो गुफ्तगुएँ होती हैं, दीगर जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं, और ये सियासत के निज़ाम को काबू करने के, हुकूमत के रास्ते बंद करने के, अपनी मन मर्जी के फ़ैसले करने के, अपनी मन मर्जी के लोगों को सामने लाने के लिए फैसिलिटेशन के क्या क्या मंसूबे नहीं बनते होंगे। ये बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत अफसोसनाक है। इस पे फौरी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। और याद रखिए, ये जो मखसूस बेंच बनाने का तरीक़ाकार, मखसूस फैसले करने का तरीक़ाकार, ये कहना कि अदालत के ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता, कौन कहता है नहीं हो सकता? हम करते हैं एतराज़ अदालत पे। इसलिए अदालत दुरुस्त फैसले नहीं करेगी तो बिल्कुल एतराज़ करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कत्ल हुआ है, अदालत ने कत्ल किया है, हम कहेंगे कत्ल हुआ है, कोई डर नहीं है हमें किसी बात का। हाँ, हम उन सारी बातों के बावजूद अपनी अदालतों का फिर भी एहतराम करते हैं, फिर उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास जाके उनसे इंसाफ तलब करते हैं और उनकी गलतियों की निशानदेही करते हैं। उनके लिए ये गुजारिश करते हैं कि आप मुतनाज़ा ना हों। आप मुतनाज़ा ना होंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। दीगर फोरम तनाज़े होते हैं, आपके पास तनाज़ात आते हैं, आप तनाज़ात का हल करते हैं, आप खुद मुतनाज़ा हो जाएंगे। आप ज़रा गौर करें ना कि इस वक्त बेंचेस क्या कह रहे हैं, आपके साथी जज साहबान क्या कह रहे हैं, आपके वकला क्या कह रहे हैं, आपकी बार काउंसिल्स क्या कह रही हैं, पार्लिमान क्या कह रही है, सियासी जमातें क्या कह रही हैं। एक जमात की सनद आपके लिए इतनी मोतबर हो गई कि आप पूरे अवामी राय को एक तरफ फेंक के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर यकीनन सवाल होंगे, फिर यकीनन तकलीफ दे सूरत हाल पैदा होगी। हम नहीं चाहते ये हो, ये कभी मुल्क के फ़ायदे में नहीं होगी। और ये भी याद रखिए, ये बेंचेस बनाने का, ये अपनी मर्जी के फैसले करने का यूँ तो बड़ा पुराना फैसला है, स्टाइल है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये काम ज़्यादा शुरू हुआ। और उसमें क्या हुआ, आपने वजीर आज़म को घर भेज दिया, क्या स्टेबिलिटी आ गई, क्या दुरुस्त फैसले हुए, क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा, क्या नुकसान हुआ? जरा गौर तो कीजिए। जो बेंच बन के इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिए, वो तो खैर कमाल के सुओ मोटो लेते थे ना, उनको तो अतिका आउडो की एक बोतल भी जो है उस पर भी सुओ मोटो कर लेते थे वो। लेकिन सवाल ये है कि उन सुओ मोटोस का क्या हुआ, क्या हुआ रिकॉर्डिक का? पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को उनके फैसलों की कीमत देनी पड़ी, पाकिस्तान के अवाम को उनकी कीमत देनी पड़ी, इस पूरे सिस्टम को उनकी कीमत देनी पड़ी। एक शख्स या चंद अशखास की वो बल्ले बल्ले के लिए, वो अपने आप की अपनी खुद नुमाइशी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। साथ ही साथ पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, डायरेक्टली आपके मुल्क को सजाएं हुई, आपको जुर्माने हुए। ये हैं फैसले, और फिर यह है कि इन फैसलों पे हम एतराज़ न करें, हम पे बात न करें। अदालत का फैसला जब आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सुओ मोटो माजी में होते रहे या हो रहे हैं, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया हम पे कहती है कि भाई आपसे बात करें, हुकूमतों से क्या बात करनी है, आपसे बात कुछ करते हैं, आपकी अदालत उठा के आपको बाहर फेंक देती है, फिर हम नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। फिर कोई गवर्नमेंट फैसला करती है, फिर अदालत आके उसको उठा के परे फेंक देती है। अगर इस मुल्क के फैसले अदालतों ने करने हैं तो फिर आप आलमी मामलात को भी संभाल लीजिए, उनको भी तसल्ली करा लीजिए। लेकिन खुदारा ये दुनिया का असलूब नहीं है, हमें भी समझने की ज़रूरत है और हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि हम दुरुस्त तरीके से फैसले करें। ये बड़े नुकसानदेह अमल हैं। और इसी तरह इमरान खान साहब आजकल कह रहे हैं, वो बहुत सारे एतराफ़ कर रहे हैं, कौम इस वक्त उनके साथ एक हैजानी कैफियत में, लोग माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, आखिरी उन्होंने एतराफ़ ये फरमाया है
کہ میں نے اسمبلیاں بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز نے نہیں توڑی. جو بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہی کہ ان اسمبلیوں کو توڑنے کی وجہ بھی دیکھی جائے, اس کو تو نہیں سنا گیا. جج صاحب کی بات کو بھی نہیں سنا ان کے ساتھیوں نے. لیکن اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں انہوں نے توڑی. انہوں نے بھی نہیں توڑی, وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی. یہ اسمبلیاں توڑنا ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام تھا. آپ جنرل باجوہ کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. خان صاحب آپ ذرا غور کریں, آپ کے اپنے آپ پہ سزا آتی ہے. اگر جنرل باجوہ واجب السزا ہوں گے تو آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں. پرویز الہی تو اس دن بھی کہہ رہے تھے, پہلے بھی کہہ رہے تھے اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے, بعد میں بھی کہتے ہیں نہیں توڑنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں غلط فیصلے ہوئے. اب آپ نے غلط فیصلہ کیا, قوم کو اس بحران میں, اس معاشی بحران میں جو آلریڈی بہت بڑا تھا اس کو اور گہرا کیا. اس سیاسی بحران میں, اس آئینی بحران میں, اس سب کا قضیہ اور ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں. اور ہم اس کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سیاسی قوتوں کو, متصادم سیاسی قوتوں کو, بہت تلخ ماحول ہے, ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھائیں اور ان سے بات کرنے کا, بات چیت کر کے آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کریں. ورنہ تصادم کبھی ملکوں کے فائدے میں نہیں ہوتے. ملکوں کو افراد نے نہیں, نظام نے آگے بڑھنا ہے. نظام نے سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے. عوام کو سہولتیں نظام نے دینی, فرد نے نہیں دینی. یہ بات ہم بار بار سب کو سمجھا رہے ہیں. اور خان صاحب آج آپ پھر بھی ہمارے رستے کی دیواریں, ہم اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کے, یہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب غلط بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں عمران خان سے مذاکرات نہیں کرتے. اسی طرح باقی جماعتوں کے تحفظات کیا ہمارے نہیں ہیں؟ ہماری بہو بیٹیوں کو جا کے جیلوں میں نہیں رکھا گیا, ہماری قیادتوں کو جیلوں میں نہیں رکھا گیا. ہمارے ساتھ کون سی بد تہذیبی ہے جو نہیں کی گئی؟ اس کے باوجود ہم نے برداشت کیا کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھٹو شہید نے برداشت کیا, بی بی شہید نے برداشت کیا. ہم ہر عہد میں آج آصف زرداری صاحب برداشت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور ان بحرانوں کا حل نکالنے کے لیے وے فارورڈ ڈیزائن کریں. لیکن یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس معاملے میں ہم بالکل واضح طور پہ عدالت سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کا احترام ہے, آپ سے گلے بھی ہیں, شکوے بھی ہیں, اور بالکل ہوں گے. جو قانون ہے توہین عدالت کا, ہم عدالت کی توہین نہیں کرتے. ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں. اگر ججز کا کنڈکٹ درست نہیں ہوگا, میرا کنڈکٹ چیک ہوگا, وزیر اعظم کے کنڈکٹ پہ بات ہوگی, تو پھر آپ کے کنڈکٹ پہ بھی بات ہوگی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ توہین عدالت کے قانون کے ذریعے ہماری زبان بند کرنا چاہتے ہیں, تو پھر احترام نہیں ہوگا, زبان بندیاں ہوں گی. اور زبان بندیاں ہوں گی تو اس کے نقصانات ہوں گے, آپ کے ادارے کو بھی, ملک کو بھی, جمہوری اداروں کو بھی. اور ہماری زبانیں بند نہیں رہیں, ہماری زبانیں سولیوں پہ چڑھ کے بھی بولتی رہی ہیں. ان چیزوں سے نہیں, ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. خدارا ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان حالات کو ہمیں درست کرنے دیں. ہماری نیتیں بالکل خراب نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں, اور ہم اس ملک کے ججوں سے, ہم اس ملک کے باقی اداروں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ملک کو چیلنجز کیا ہے, ملک کو بحران کیا ہے. کاش آپ کو ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے, آپ تو ایک عدالت کے جج صاحبان کو اکٹھا نہیں کر پا رہے, مختلف خیال سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہوگا. ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی طریقہ ہے, ہمیں یہ کرنے دیجئے. ورنہ وہ ہے نا, ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم کہیں گے تو شکایت. ہم نہیں کہنا چاہتے, لیکن یہ بھی آخری گزارش ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری جمہوریت دنیا میں بہت نیچے ہے, یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے, ہمارے پولیس کے نظام کو بہت سارے چیلنجز ہیں, یہ بھی دنیا میں کوئی مثالی نہیں ہے, لیکن ہمارا انصاف کا نظام بھی دنیا کے 140 یا 145 ممالک میں کوئی 130ویں نمبر پہ ہی کھڑا ہے. اس کو بھی ہم نے سب نے ٹھیک کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف دوسروں کی طرف انگلیاں کرنے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, برداشت سے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر کہوں گا
एहतराम फैसलों से होते हैं। सियासतदान भी अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम की ख्वाहिशों पे पूरे उतरेंगे, इंसाफ से फैसले करेंगे तो एहतराम होगा, डंडे से एहतराम नहीं होगा। अदालत भी अपने फैसले से एहतराम कराएगी और कोई जरिया नहीं होगा। यही चंद गुजारिशात थी, और ये बात कि मार्शल लॉ कभी मसाइल का हल नहीं होते, और जो जुडिशल एक्टिविज्म है ये भी एक जुडिशल मार्शल लॉ की किस्म है, ये भी मसाइल का हल नहीं होता। हुकूमतों के और मुल्कों के फैसले अदालतों में नहीं होते, ये पार्लिमान में होते हैं, सियासी जमातों के जरिए होते हैं, उन्हें ही करने दीजिए। और जंगली बिल्ली के बाद बंदर की पार्लियामेंट हाउस आमद। एक बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर आजादाना घूमता रहा। सीडीए हुकाम और सिक्योरिटी स्टाफ खामोश तमाशाई बना रहा। बंदर बारिश के मौसम में पार्लियामेंट की छत पर चहलकदमी में मसरूफ रहा। बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर कैसे पहुंचा, किसी को कुछ मालूम नहीं। गुज़िश्ता दिनों एक जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के एक ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।